ये है कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 7। रात का समय, जुहू, मुंबई। चांदनी रात में समंदर की लहरें खुद पर पड़ती चांदनी से खेल रही थी। हवा भी कुछ मदमस्त होकर तेज चल रही थी। समंदर के ठीक सामने खड़ा एक शानदार बंगला, जो अपनी खूबसूरत इंटीरियर और मॉडल आर्किटेक्ट से उसके भीतर रहने वाले इंसान की पर्सनालिटी को साफ दर्शा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। एक कमरा जो इस वक्त हल्के अंधेरे में डूबा था। सभी लाइटें डिम थीं। इतने में क्लॉजेट रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से एआर बाहर आए। अक्षत ने इस वक्त बस ग्रे शेड का लोअर पहना हुआ था। ऊपर उसका गठीला कसरती जिम में बनाया हुआ आकर्षक बदन ऐसे ही दिख रहा था। बाल अब भी थोड़े भींगे हुए थे, जो बता रहे थे कि वो अभी कुछ मिनट पहले ही नहाया है। अक्षत सोफे के पास की टेबल से अपना फ़ोन और एक कांच का ग्लास जिसमें विस्की का आधा पैक था, उसे उठा अपने इस दूसरी मंजिल पर बने कमरे की बड़ी सी बालकनी में आ गया, जहां से समंदर का दिलकश नज़ारा साफ साफ दिखता है। उसमें उठती लहरों का शोर इस वक्त भी उसकी कानों में पड़ रहा था। जिसे देखते हुए उसने ग्लास को एक पल के लिए होठों से लगाया ही था कि अगले ही पल उसे वन्या की याद आ गई। उसे अपनी और वन्या की किस याद आ रही थी। उसके नर्म होठों की छुअन को याद करते हुए अक्षत ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई और अचानक ही वो वैसे ही मुस्कुरा दिया। वन्या? एक गहरी सांस खींचते हुए वो बोला। आंखें बंद थीं उसकी, पर बंद आंखों में भी वन्या का चेहरा नाच रहा था। सामने से समंदर को छूकर आती ठंडी हवा अक्षत के खुले मजबूत सीने से टकरा रही थी। कुछ तो है तुम में जो मुझे तुम्हें भूलने नहीं दे रहा वन्या। और जब से तुम्हारे होंठों का स्वाद मिला है, तब से तो ये शराब भी फीकी लग रही। अब तो ये तय हो गया, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। तुम अब मेरी जिद हो और मुझे अपनी हर जिद को पूरा करना है। इतने में अक्षत का फोन रिंग होने लगा। वो एक नज़र पीछे मुड़ा और अंदर आकर फोन अटेंड किया। अक्षत ने बस फोन पर अपनी मौजूदगी जताई और फिर दूसरी तरफ की बात सुनते ही बोला, मैंने जो भी कहा था वो सारे पॉइंट डाल दिए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरी तरफ से हाँ सुनते ही वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, गुड, आगे क्या करना है ये मैं बाद में बताता हूँ। अक्षत ने फोन रखा और फिर से उस शराब के ग्लास को होठों से लगाने लगा, पर फिर उसने थोड़ा मुंह बनाकर उसे टेबल पर ही रख दिया। देर रात हॉस्पिटल में। रात के 2 बज रहे थे। वन्या अपनी बहन का हाथ पकड़ वैसे ही थककर कुर्सी से टिककर सो चुकी थी, पर तभी बिस्तर पर सो रही बेजान सी बिल्की की आंखों में अचानक ही हलचल हो गई। उसका हाथ भी हिलने लगा, जिसका एहसास पाकर वन्या अचानक ही उठ गई। देखा तो मिल्की उसे ही देख रही थी। वन्या की आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जो बस मिल्की के सामने उसके दर्द और परेशानी को दबाने के लिए थी। मिल्की, बच्चे, टूट गई। कैसा लग रहा है अब तुझे? वन्या उसका सर सहलाती उसके चेहरे को छूती हुई बोली। मिल्की भी उससे कुछ कहना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने हाथ को ऊपर कर हल्के से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने लगी, पर वन्या उसे रोकती हुई बोली, नहीं नहीं मिल्की, इसे मत हटा, तुझे तकलीफ होगी। दी, मिल्की ने बहुत धीरे से कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही वन्या की आंखों में ठहरे आंसू बह गए। हाँ, बोल ना बच्चे, कुछ चाहिए तुझे? वन्या ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा। दी, मैं मरने वाली हूं ना? मिल्की की आवाज में दर्द और डर था। वन्या झट से उसके मुंह पर हाथ रख थोड़ा डांटते हुए बोली, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। बस एक बार तेरा ऑपरेशन हो जाए, जल्दी ही तू ठीक हो जाएगी, हम घर चलेंगे। वन्या दिलासा देती हुई विश्वास से बोली। मिल्की की आंखों से आंसू आ गए। वो थोड़ी कराहती हुई बोली, दी, आपको झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानती हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं। दी, आप अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद। अचानक ही मिल्की के होठों पर वन्या के हाथ आ गए। चुप कर,
तू बहुत मार खाएगी अगर ऐसा वैसा कुछ बोला तो। तू ऐसा बोलेगी तो मैं कैसे जीऊंगी, हाँ? वन्या रोंधी सी आवाज में बोली। दोनों एक दूसरे को देख रो रही थी। वन्या मिल्की को पानी पिलाने के लिए हल्के से उठाने लगी, पर तभी अचानक ही मिल्की दर्द से कराहती हुई रोने लगी। उसका हाथ उसके सीने पर चला गया। आह दी, बहुत दर्द हो रहा है। वन्या मिल्की को देख घबरा गई और उसे लिटाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मिल्की को चेक करने लगे। नर्स ने वन्या को कमरे से बाहर कर दिया। 10 मिनट हो गए थे, डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। वन्या डर से कांप रही थी। वन्या, क्या हुआ? सब ठीक है ना? वन्या की सहेली, जिसका नाम जिया है, वो घबराई सी उसके पास आकर बोली। उसके साथ शंकर प्रसाद यादव जी भी थे। बेटा, क्या हुआ? मिल्की ठीक है ना? शंकर जी ने पूछा। वन्या तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इतने में डॉक्टर बाहर आए, जिन्हें देखते ही वन्या उनकी तरफ भागी। डॉक्टर, वो मिल्की, वो ठीक है ना? नहीं वन्या, वो बिल्कुल ठीक नहीं। हमें अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, वरना वो सुबह तक नहीं बचेगी। नहीं, डॉक्टर के कहते ही वन्या चिल्लाई। ऐसे मत कहिए डॉक्टर, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए। वन्या बिलख रही थी, रोती हुई हाथ जोड़े बोल रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। डॉक्टर ने मायूस होकर कहा, देखो, मैंने पहले ही कहा था, मेरे बस में होता तो मैं कुछ करता भी, पर यह केस स्पेशलिस्ट का है और तुम्हें हॉस्पिटल में पैसे जमा करने होंगे, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। सॉरी वन्या, पर मैं और कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर भी निराश होकर फिर अंदर चले गए। वन्या ये सब सुन सदमे में लड़खड़ा सी गई, जिसे जिया ने थाम लिया। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं होगा हमारी मिल्की बिटिया को। भगवान पर भरोसा रखो, वो किसी न किसी को जरूर भेजेगा मदद के लिए। शंकर जी ने वन्या के सर पर हाथ रखा और भावुकता से बोल किसी को फोन लगाते हुए चले गए। वन्या तो कुछ पलों के लिए बुत सी बन गई थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर बने मंदिर पर गई। वो तेजी से उठकर वहां भागी। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, अपनी बहन को बचाने की गुहार करने लगी। वो रोती हुई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से घबराहट में धड़क रहा था, इस बात से अनजान की किसी की निगाहें उसी पर टिकी है। कोई है जो उसे ऐसे देख पत्थर सा खड़ा एकटक उसे देखे जा रहा है। उसकी तपती निगाहों की आंच का स्पर्श पाते ही अचानक वन्या की नज़र भगवान से हट सामने कुछ दूर खड़े उस इंसान पर पड़ी। दोनों की निगाहें मिली। जहां एक की निगाहें दर्द के आंसुओं से भीगी थी, तो वहीं दूसरे की आंखों में बस एक भाव था जो कह रहा हो, तुम्हें मेरी जरूरत है वन्या, और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। बस तुम एक बार मेरी होने के लिए हाँ कहो। दोस्तों, कौन है ये शख्स? क्या वो वन्या की मदद के लिए आया है? अब कैसे होगा मिल्की का ऑपरेशन और क्या वो बच पाएगी? जाने आगे के भाग में। तब तक आप हमें फॉलो कर इस भाग और कहानी के अन्य भागों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सी यू सून, बाय।